तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अनोखा सफर। भारत की नदियां ये सिर्फ पानी बहने के रास्ते नहीं हैं। सच कहा जाए तो ये इस पूरे उपमहाद्वीप की धमनियां यानी एक तरह से इसकी आर्टरीज हैं। सदियों से इन्हीं नदियों ने हमारी सभ्यताओं, हमारे शहरों और अर्थव्यवस्थाओं को आकार दिया है। तो इस विश्लेषण में हम इन विशाल जल प्रणालियों के भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व को बारीकी से समझेंगे और देखेंगे कि आखिर ये सिस्टम इतना कमाल का क्यों है। हमारा रास्ता कुछ इस तरह रहेगा, एक बिल्कुल लॉजिकल नॉर्थ टू साउथ डिसेंट। सबसे पहले इन नदियों की मैपिंग करेंगे, फिर आएंगी विशाल हिमालयी नदियां, उसके बाद गंगा प्रणाली को डिकोड करेंगे, वहां से बढ़ेंगे मध्य भारत की नदियों की तरफ और आखिर में प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुलर नदियों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले हिस्से पे, मैपिंग इंडियाज रिवर आर्टरीज। इस पूरे नेटवर्क को एक बार ध्यान से देखिए। तिब्बत की बर्फीली चोटियों से शुरू होकर भारत के बिल्कुल दक्षिणी छोर तक फैला हुआ ये जाल सच में किसी चमत्कार जैसा लगता है। इनमें से कुछ नदियां अरेबियन सी की तरफ भागती हैं, तो ज्यादातर एक लंबा सफर तय करके बे ऑफ बंगाल में जा मिलती हैं। यही वो लाजवाब इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसने हजारों सालों से खेती, शहरों के विकास और यहां तक कि हमारे राज्यों की सीमाओं को तय किया है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव पर, द माइटी हिमालयन रिवर्स, वो नदियां जिनका आकार और ताकत दोनों बेहिसाब हैं। 3180 किलोमीटर। जरा इस नंबर की विशालता का अंदाजा लगाइए। ये सिंधु यानी इंडस नदी की टोटल लंबाई है। तिब्बत में लेक मानसरोवर के बिल्कुल पास से निकलने वाली ये 12 नदी जब अपना सफर तय करती है तो ये हिमालय को एक 5181 मीटर गहरी गॉर्ज यानी घाटी के जरिए पार करती है। 5000 मीटर से भी ज्यादा गहरी खाई। अपने सफर में ये झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास और सतलुज के साथ जुड़कर एक ऐसा विशाल सिस्टम बनाती है जिस पर करोड़ों लोगों की जिंदगी टिकी है। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र का किस्सा बिल्कुल अलग और हैरान करने वाला है। ये एक ऐसी नदी है जिसके दो बिल्कुल ही अलग रूप हैं। तिब्बत में जहां इसे त्सेंगपो बुलाया जाता है, वहां इसमें पानी और सिल्ट दोनों बहुत कम होते हैं क्योंकि इलाका थोड़ा शुष्क है। लेकिन जैसे ही ये नमचा बरवा पर एक शार्प यू टर्न मारकर भारत में आती है, इसका कैरेक्टर पूरी तरह बदल जाता है। देहंग या ब्रह्मपुत्र बनकर ये भारी बारिश वाले इलाकों से गुजरती है। नतीजा, पानी का एकदम से मैसिव वॉल्यूम, बेहिसाब गाद और आसाम में इसका चैनल बिल्कुल गुथा हुआ या ब्रेडेड हो जाता है। एक ही नदी पर कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। और अब आता है तीसरा हिस्सा, डिकोडिंग द गंगा सिस्टम, एक ऐसी नदी जो उत्तर भारत की पहचान से जुड़ी है। दिलचस्प बात यह है कि गंगा एकदम से किसी एक ग्लेशियर से निकलकर शुरू नहीं हो जाती। इसकी कहानी शुरू होती है पंचप्रयाग से, यानी 5 अलग अलग संगमों से। अगर सीक्वेंस में देखें तो पहले धौलीगंगा, फिर नंदाकिनी, फिर पिंडार और आखिर में मंदाकिनी। ये सभी नदियां एक एक करके अलकनंदा में आकर मिलती हैं। विष्णुप्रयाग से शुरू होकर ये क्रम देवप्रयाग तक चलता ही रहता है। और यही वो सबसे खास जगह है, देवप्रयाग। यहां पिछले सारे संगमों को अपने अंदर समेटे हुए अलकनंदा आखिरकार गंगोत्री से आने वाली भागीरथी से मिलती है। और ठीक इस पॉइंट पर जब ये दोनों जल धाराएं एक हो जाती हैं, तब इनके संयुक्त रूप को हम गंगा के नाम से जानते हैं। ये सच में एक बेहद खूबसूरत प्राकृतिक नेटवर्क है जो उत्तर भारत के मैदानों की जान है। पर गंगा अकेली इतनी शक्तिशाली नहीं बन सकती थी। इसको चाहिए था एक जबरदस्त सपोर्ट नेटवर्क, और इसमें सबसे आगे है यमुना, जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली ये नदी अकेले ही 1376 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा सोन और गोमती जैसी नदियां भी अलग अलग क्षेत्रों से इस महासिस्टम में आकर जुड़ती हैं। यही वजह है कि गंगा के किनारे बसे मैदान इतने उपजाऊ हैं और वहां सदियों से सबसे घनी आबादियां बसती आई हैं। चलिए अब उत्तर से थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं। चौथा हिस्सा, रिवर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। यहां एक बहुत ही रोचक भूगोलिक ट्विस्ट या अनोमली देखने को मिलती है। हमने देखा कि ज्यादातर बड़ी नदियां ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, पर नर्मदा, ताप्ती और माही ये ऐसी नदियां हैं जो इस ट्रेंड को पूरी तरह तोड़ती हैं। ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं और अरेबियन सी में जा मिलती हैं, पूरे सबकॉन्टिनेंट के बहाव के बिल्कुल विपरीत। इनका ये रास्ता इन्हें सच में बेहद खास और रहस्यमयी बनाता है। इस अपवाद या ट्रेंड ब्रेकर का सबसे बेहतरीन उदाहरण है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से निकलने वाली ये 1315 किलोमीटर लंबी नदी सच में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक ट्रेडिशनल सीमा यानी एक नेचुरल बॉर्डर की तरह काम करती है।
ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरकर अरेबियन सी में समाती है। इस अकेले वेस्ट फ्लोइंग बहाव ने सेंट्रल इंडिया के सांस्कृतिक और व्यापारिक आकार को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। और अब सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, 5वां हिस्सा, द ग्रेट पेनिनसुलर रिवर्स, दक्षिण भारत की विशाल और मौसम पर निर्भर करने वाली नदियां। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा, ये बेहद सम्मान भरे नाम दिए गए हैं गोदावरी नदी को। और हो भी क्यों ना, 1465 किलोमीटर लंबाई के साथ ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो इसका भौगोलिक और सांस्कृतिक वजन औकात में बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र के त्रिंबकेश्वर से शुरू होकर बे ऑफ बंगाल तक का इसका सफर अपने आप में बहुत विशाल है। इस नदी के पानी का रंग थोड़ा भूरा होता है और जब मानसून आता है तो इसका रूप और रफ्तार दोनों कई गुना बढ़ जाते हैं। और इन नदियों का असर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। जब गोदावरी राजामुंद्री के पास एक उपजाऊ डेल्टा बनाती है, वहां हमें एशिया का सबसे बड़ा रेल कम रोड ब्रिज दिखता है जो कुव्वुर और राजामुंद्री को जोड़ता है। ये इस बात का सबूत है कि नदियां सिर्फ भूगोल नहीं बदलती, वो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बुनियाद भी होती हैं। दक्षिण की बाकी विशाल नदियों पर नजर डालें तो कृष्णा, कावेरी और महानदी का नाम सबसे आगे आता है। चाहे उनकी शुरुआत महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से हो, कर्नाटक के वेस्टर्न घाट्स में तालाकावेरी से हो, या फिर सतपुरा रेंज से, इन सब की अल्टीमेट मंजिल पूर्व में बे ऑफ बंगाल ही है। इन्हीं जलधाराओं ने सदियों से पुराने साम्राज्यों को पाला है और आज आधुनिक खेती और करोड़ों लोगों की जिंदगी संभाली हुई है। और ठीक हिमालय के सिस्टम्स की तरह ये दक्षिणी नदियां भी अकेले राज नहीं करती। इनके पास भी सहायक नदियों का एक इंट्रिकेट जाल है। कृष्णा से जुड़ने वाली तुंगभद्रा, कावेरी को ताकत देने वाली हेमावती और भवानी, या फिर गोदावरी को और बड़ा बनाने वाली इंद्रावती। ये सब मिलकर एक ऐसी कॉम्प्लेक्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाती हैं जिसके बिना दक्षिण का बड़ा हिस्सा शुष्क रह जाता। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में ये बड़ा सवाल जरूर उठता है। जरा सोचिए, किस तरह पानी के ये विशाल गुथे हुए नेटवर्क्स आज भी इन राज्यों के इतिहास, खेती और आधुनिक सीमाओं को आकार दे रहे हैं। ये धमनियां सदियों पहले भी भारत की धड़कन थीं और आज भी हैं। इनके बहाव और ताकत को समझे बिना इस उपमहाद्वीप को समझना बिल्कुल नामुमकिन है। बस इसी विचार के साथ हमारा आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है।